चलो दोस्तों, अब हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इन भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। यूएसए में, क्योंकि यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होता है, वहाँ का राष्ट्रपति। भारत में क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हेड ऑफ द स्टेट अलग होता है, राष्ट्रपति होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि मोदी जी हैं। हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, और केंद्रीय कार्यपालिका पर भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं। राष्ट्रपति की संविधान में जो उल्लेखित शक्तियां हैं, उनका व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। नामात्र का कार्यकारी होने के कारण राष्ट्रपति को विधि सम्मत कार्यपालिका यानी डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव और प्रधानमंत्री को तथ्य सम्मत कार्यपालिका यानी डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव या राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख यानी हेड ऑफ द स्टेट और प्रधानमंत्री को हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहकर संबोधित किया जाता है। तो डी ज्यूरे अथॉरिटी वो होती है जिसके पास नाम मात्र की पावर होती है, जैसे कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर जो राजा या रानी होते हैं वो डी ज्यूरे हैं, जबकि प्रधानमंत्री वहाँ पर डिफैक्टो होता है जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही भारतीय प्रधानमंत्री की है। दोनों की काफी समानताएं हैं और यह पद हमने ब्रिटेन से ही लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका पर विद्वानों के विचार। क्रासमैन क्या बोलता है कि संसदीय व कैबिनेट सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा जाता है। लॉर्ड मार्ले क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री समानों में प्रथम है, यानी कि जो मंत्री हैं सभी समान हैं, लेकिन उनमें प्रथम स्थान किसका है? प्रधानमंत्री का। सर विलियम हार्डकोट प्रधानमंत्री तारों के बीच चंद्रमा है। आइवर जेनिंग्स प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। एच.जे. लास्की यह कैबिनेट के जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। रैमजे म्योर ने इसे राज्य के जहाज का मल्लाह कहा, यानी कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि भारत का राष्ट्रपति। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कि राष्ट्रपति होता है, उसके पास भारत के प्रधानमंत्री की तरह शक्तियाँ होती हैं। भारत के राष्ट्रपति की तरह उसके पास शक्तियाँ नहीं होती हैं, इन द सेंस कि भारत के राष्ट्रपति की तरह मधा नहीं होता है। भारतीय प्रधानमंत्री के पास शक्तियों और प्रभाव का भंडार है। वह देश का वास्तविक शासक है और संसद में पूर्ण बहुमत रहते हुए मनमानी कर सकता है। गाडगिल जैसे लेखकों का मत है कि प्रधानमंत्री को इतनी अधिक शक्तियां और प्रभाव से विभूषित किया गया है कि यदि वह स्वभाव से सच्चा लोकतांत्रिक नहीं है तो वह सीजर, जॉर्ज प्रथम, हिटलर या मुसोलिनी जैसे अधिनायक बन सकता है। जितनी ज्यादा पावर है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के केवल 3 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है, जबकि पूरी सरकार ही प्रधानमंत्री पर निर्भर है, लेकिन केवल 3 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री को सीमित कर दिया गया। अनुच्छेद 74, 75 और 78। इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध दिए गए। तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ऐसा लिखा गया है। फिर अनुच्छेद 75 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा, लेकिन सलाह किससे लेगा? प्रधानमंत्री से। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य दिए गए हैं। तो इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य है, क्योंकि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवाद की कड़ी है। इस अनुच्छेद में 3 बातें लिखी। 78 ए में संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी तथा विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। 78 बी में संघ की कार्यपालिका के प्रशासन संबंधी व विधान विषयक उन निर्णयों की सूचना जो राष्ट्रपति मांगे वह देगा। 78 सी में किसी ऐसे विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने तो विनिश्चय कर लिया है पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति अगर कहे तो प्रधानमंत्री उस विनिश्चय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पर राष्ट्रपति इनमें अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना होता है। अगर लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में वह सबसे बड़े दल के नेता या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता तथा उसे 1 माह में बहुमत साबित करने यानी विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। इस विवेक स्वतंत्रता का प्रथम प्रयोग नीलम संजीव रेड्डी ने किया। उन्होंने
जब उन्होंने 1979 में चौधरी चरण सिंह को गठबंधन के नेता के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु पर राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। 1984 में ऐसा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, जब उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस संसदीय समिति की सर्वसम्मति से पूर्व ही राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जबकि इससे पहले 2 बार ऐसी स्थितियों में गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। यह भी आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ही लोकसभा में अपना बहुमत साबित करे। पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर प्रधानमंत्री लोकसभा में विश्वास मत हासिल करता है। गठबंधन सरकारों के दौर में बहुधा ऐसा ही हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता है। देवगौड़ा ऐसे ही प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बने उस समय वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। बाद में वो प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्यसभा के सदस्य बने। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। 1966 में देवगौड़ा, 1996 में इंदु कुमार गुजराल, 1997 में मनमोहन सिंह, 2004 से 14 तक जब प्रधानमंत्री बने तब राज्यसभा के सदस्य थे। जबकि संसदीय परंपरा तो यह कहती है कि उसे लोकप्रिय सदन का सदस्य होना चाहिए। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन से ही आता है, लेकिन भारत में किसी भी सदन से प्रधानमंत्री आ सकता है, ऐसा कोई बाध्यता नहीं। इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थी। देवगौड़ा जब 1996 में प्रधानमंत्री बने तब कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। बाद में वहीं से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित। गुजराल बिहार से था। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। मनोनीत सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना संसद की सदस्यता के 6 महीने तक प्रधानमंत्री बना रह सकता है। प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यता, संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अगर वह लोकसभा से है तो 25 वर्ष की, राज्यसभा से है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अर्थात 25 वर्ष का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके लिए न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय विधानसभा में या भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री के पद की योग्यता के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया। अनुच्छेद 75(5) में यह निहित है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों को संसद का किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। इसका भाव स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की शपथ व कार्यकाल तथा वेतन भत्ते, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण करने की तिथि से अगले आम चुनाव के बाद मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर रहता है। इससे पहले वह त्याग पत्र देकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अथवा राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, यानी इसका कार्यकाल निश्चित नहीं। मंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की शपथ के प्रारूप का उल्लेख संविधान में अलग से नहीं है, वे मंत्री वाली शपथ के प्रारूप से ही शपथ लेते हैं। संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा कोई शब्द का उल्लेख नहीं। प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य, प्रधानमंत्री ही संसदीय शासन का वास्तविक मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य, जैसा कि लास्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री कैबिनेट के जीवन व मृत्यु का केंद्र है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तब प्रधानमंत्री के कहने से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें विभागों का आवंटन करता है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, राष्ट्रपति से मंत्रियों को हटाने की सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों के आवंटन के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति से मंत्रियों को हटाने संबंधी सिफारिश करता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के नियम 4(1) के अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित भारत सरकार का कार्य प्रधानमंत्री को आवंटित किया गया है और सदैव उन्हें आवंटित किया गया समझा जाएगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पद से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। मध्य प्रदेश के संसद के संबंध में प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता होता है, चाहे वह राज्यसभा में हो तो राज्यसभा का नेता होगा, लोकसभा में हो तो लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थगन या लोकसभा के विघटन करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में अनुच्छेद 78 के तहत सूचना देने का कर्तव्य है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां CAG, फिर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, UPSC, वित्त आयोग में प्रधानमंत्री की सिफारिश ही होती है। प्रधानमंत्री निम्न निकायों के अध्यक्ष होते हैं तो नीति आयोग के, इंटर स्टेट काउंसिल की जो कि 263 के तहत बनाई जाती है, आर्टिकल 263 के तहत बनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के भी ये सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं,
राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब यह परिषद नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भी ये अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के भी अध्यक्ष हैं ये। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन का कुलाधिपति यानी चांसलर होता है। और तीनों चुनावों का राजनीतिक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। पीएमओ के कार्य क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रधानमंत्री को उसके अंतर्गत आने वाले विभाग एवं मंत्रालयों के कार्य संपन्न में सहायता देना, प्रधानमंत्री के कार्य एवं उत्तरदायित्व से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करना, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाने वाली यात्राओं, दौरों और जनसंपर्क से संबंधित कार्य करना, प्रधानमंत्री के पास आने वाले शिकायतों, गंभीर प्रकरणों, नीतिगत मामलों की छानबीन करना एवं तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष से संबंधित मामलों का निपटारा करना। विशिष्ट तथ्य क्या है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी की मृत्यु पद पर रहते हुई थी। नेहरू व शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव पत्र 1963 में प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ आया, जो जेबी कृपलानी लाए थे, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। विश्वनाथ प्रताप यानी बीपी सिंह की जो सरकार थी 1990 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1998 में, एच देवगौड़ा की सरकार 1997 में लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी रिकॉर्ड समय तक वित्त मंत्री, बम्बई प्रांत के मुख्यमंत्री तथा उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं तथा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ये बने थे। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 6 लोग मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 6 लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई ये मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बीपी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, देवगौड़ा कर्नाटक के, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी सरकारी पद पर कोई कार्य का अनुभव इनको नहीं था। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी सरकारी पद पर इनको कोई कार्य का अनुभव नहीं था। बीपी नरसिम्हा राव पूर्व में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारत में उदारीकरण की नीति लाने वाले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनते ही समय संसद के सदस्य नहीं थे। तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री से सर्वाधिक कार्य के लिए और सबसे ज्यादा निरंतर कार्य करने वाले प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत पाक युद्ध 1965 के समय प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिनको त्यागपत्र देना पड़ा। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक और 80 से 84 तक प्रधानमंत्री रही। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 बाद इनके समय हुआ। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसे रुस्तम कवास बनाम भारत संघ 1970 के मामले अवैध घोषित कर दिया गया। फिर 1969 में राजा महाराजाओं की पेंशन एवं पीवी पर्स को समाप्त किया। माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ 1970 के मामले में इसे अवैध घोषित कर दिया गया। रुस्तम कवास बाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1971 में 25वां संविधान संशोधन कर आर्टिकल 31C नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जो कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देता है। माधवराव सिंधिया बाद में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1969 में 26वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 362 समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 362 में राजा महाराजाओं की प्रिवी पर्स का उल्लेख था। फिर दिसंबर 1971 में चकमा शरणार्थी के मुद्दे पर भारत और पाक के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस समय याहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने आपातकाल पर इनसाइड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी नामक पुस्तक लिखी है। 1976 में कांग्रेस द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें 12 सदस्य थे, जो कि निम्न थे: सरदार स्वर्ण सिंह, AR अंतुले, BN त्रिपाठी, CM स्टालिन, DC गोस्वामी, DP सिंह, HR गोखले, रजनी पटेल, SS रे, सैयद मोहम्मद, BP साठे, BN गाडगिल। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा 52 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। 52 अनुच्छेदों में। इस
कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वां जो संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संविधान का सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है। इसके द्वारा संविधान में विवादास्पद प्रावधान जोड़ने के कारण इसे सर्वाधिक विवादास्पद संशोधन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के प्रभाव के कारण इसे इंदिरा संविधान भी कहा जाता है। मोरारजी देसाई 1978 से 79 के बीच प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री जिनको त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी इस सरकार में विदेश मंत्री थे। 1978 में वाजपेयी पहले भारतीय थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में बोलने का अवसर मिला। राजीव गांधी चर्चित बोफोर्स तोप घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी सरकारी पद का इनको अनुभव नहीं था। राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर जैल सिंह राजीव गांधी का खुला टकराव सिंह के कार्यकाल के अंतिम माह में हुआ 1987 में। यह विवाद लंबे समय से पनप रहा था। मीडिया रिपोर्टों और अटकलबाजियों के बीच ना तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे और न ही गृह मंत्रालय बार बार मांग किए जाने के बाद भी इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर आयोग की रिपोर्ट की तभी राष्ट्रपति को सौंप रहे थे। इसके कारण विवाद हो गया। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी सरकारी पद का इनको भी अनुभव नहीं था। बीपी नरसिम्हा राव तो पूर्व में विदेश मंत्री व रक्षा मंत्री रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत में उदारीकरण की नीति लाने वाले प्रधानमंत्री बने। उस समय संसद के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, फिर 1998 से 2004 तक इन्होंने सरकार चलाई विधिवत। वाजपेयी कुल 3 बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 3 बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 11 से 13 मई 1998 को भारत द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। 1998 में भारत ने परमाणु नीति अपनाई। फरवरी 1999 में वाजपेयी ने बस द्वारा पाकिस्तान की यात्रा की तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ मिलकर लाहौर घोषणापत्र जारी किया। जुलाई 1999 में कारगिल की पुनः प्राप्ति हेतु भारत सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। 26 जुलाई को विजय दिवस या कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती हेतु ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया। वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। पंडित मनमोहन सिंह 2004 से 14 सर्वाधिक समय तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक। 2014 में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी गठबंधन सरकार बनाई गई। 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015 के मामले में 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी संविधान संशोधन को पूर्णतः न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। चलिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को देखते हैं। तो भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। इसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है, की सिफारिश से ही कार्य करता है। ब्रिटिश विद्वान रैमजे म्योर ने इसे राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील बताया। संसदीय शासन में इसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि रैमजे ने इसे कैबिनेट तानाशाही कहा है। बारकर कैबिनेट नीतियों का चुंबक है। बेजहाट क्या कहते हैं, कैबिनेट हाइफन है जो कार्यपालक और विधायी विभाग दोनों से जुड़ी होती है। कुल मिलाकर कैबिनेट भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है। यह केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। कैबिनेट राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है तथा इसका परामर्श आमतौर पर राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। राष्ट्रपति इसकी सिफारिश के बगैर कुछ नहीं कर सकता। उपयुक्त महत्व प्रधानमंत्री का महत्व बताया गया है। उपयुक्त महत्व मंत्रिमंडल का महत्व बताया गया है, यानी कैबिनेट का जो मंत्रिपरिषद का एक छोटा रूप होती है। मंत्रिपरिषद के बारे में संवैधानिक प्रावधान और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो मंत्रिपरिषद के बारे में 4 अनुच्छेद आर्टिकल 74, 75, 77 व 78 में दिए गए हैं। इसमें से 74 और 75 अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 88 में सदन में मंत्रियों के अधिकार दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 74, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74(1), राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। 44th कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हुआ के बाद राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, पर मंत्रिपरिषद द्वारा दोबारा भेजे जाने पर उसकी सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी।
आर्टिकल 74(2) तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति, तो आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह अनुसार कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दी गई है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में द्वारा एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने की व्यवस्था की गई, लेकिन पुनर्विचार के बाद आई सलाह को राष्ट्रपति के लिए मना करना बाध्यकारी, मतलब मना करना असंभव है। कुल मिला के उसको मानना बाध्यकारी है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की स्थिति के संबंध में जो संवैधानिक उपबंध हैं उन्हें अनुच्छेद 53(1) के साथ पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रपति को हर परिस्थितियों में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करना होगा। अतः यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देता है तो भी अगले प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक उसे ही कार्य करना होगा, यानी इंटरिम गवर्नमेंट या काइंड ऑफ एक कार्यपालक या काम चलाऊ सरकार तो रहेगी। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री के कार्य नहीं कर सकता। यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मंत्रिपरिषद प्रत्येक दशा में बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है तो अनुच्छेद 55(1) के विपरीत होगा और यह असंवैधानिक होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए लोकसभा के विघटन के बाद मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती। रामजवाया कपूर बनाम पंजाब केस 1956 व शमशेर बनाम पंजाब केस 1994 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत दिया कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। इस प्रकार राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध दिया गया है। 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। 75(1)(a) प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या यानी 545 के 15% से अधिक नहीं होगी। कम कितनी भी हो सकती है। ये 91 जो संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें ये बात कही गई। 75(1)(b) दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित सदस्य मंत्री नहीं बनेगा। 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में कहा गया। संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा 75(1)(b) के तहत। फिर 75(2) तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर प्लेजर पर पद धारण करेंगे। बेसिकली ये प्लेजर किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है। 75(3) तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75(4) तो राष्ट्रपति मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। तीसरी अनुसूची में वर्णित है ये। राष्ट्रपति मंत्रियों का पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है, अर्थात एक मंत्री 2 शपथ लेता है, एक पद की, दूसरी गोपनीयता की। फिर 75(5) में कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री पद में रह सकता है। मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं। बिना सदन का सदस्य बने भी कोई व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है। 75(6) में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधी निर्णय दिए गए हैं। 1977 भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाएंगी। आर्टिकल 77 में ऐसा दिया गया। मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के लिए नियम बनाएंगे। फिर अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 88 में सदन में मंत्रियों के अधिकार बताए गए हैं। प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मत सिर्फ उसी सदन में दे सकता है जिसका वह सदस्य होता है। मंत्री के दायित्व, मंत्रियों के 2 प्रकार के दायित्व होते हैं। आर्टिकल 75(2) के तहत व्यक्तिगत दायित्व और दूसरा 75(3) के तहत सामूहिक दायित्व। तो व्यक्तिगत दायित्व में अनुच्छेद 275 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी उसके पद से हटा सकता है, तब भी जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तब भी मंत्री को हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, याद रखें। अगर किसी कारण से प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से असंतुष्ट है तो वह मंत्री को त्यागपत्र के लिए कह सकता है। अगर मंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व का ही पूरक है।
इस प्रकार प्रत्येक मंत्री अपने विभागीय कार्यों के लिए विभागीय कर्मचारियों के कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व ये आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद लोकप्रिय सदन यानी भारत में लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को, चाहे वे राज्यसभा से ही क्यों न हो, त्यागपत्र देना पड़ता। इस प्रकार सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाता, अपितु संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है तथा एक सत्र में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे पेश करने का कोई कारण बताना भी आवश्यक नहीं होता। इसका एक और तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल का निर्णय सभी मंत्रियों के लिए मानना बाध्यकारी होता है। हो सकता है जब मंत्रिमंडल किसी मुद्दे पर निर्णय कर रहा था उस समय कोई एक मंत्री उसे सहमत नहीं था, पर निर्णय होने के बाद उस मंत्री को वह निर्णय मानना होगा। अगर नहीं मानेगा तो फिर उसे एक प्रकार से डिफाइंड माना जाएगा और उसे अपने पद से त्यागपत्र देना हो सकता है। इस प्रकार सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य होता है कि मंत्रिमंडल के निर्णय को माने और संसद के बाहर व भीतर एक जैसे स्वर में उसका समर्थन करें। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इससे अनुशासन फैलता है और कुछ नहीं। अगर कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह त्यागपत्र दे सकता है या देना होगा उसको, जैसा कि 1953 में अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर किया था। आरिफ मोहम्मद ने मुस्लिम महिला तलाक अधिनियम 1986 के मुद्दे पर किया था। नोट: अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कार्य स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखे जाते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन और जो एडजर्नमेंट मोशन होता है, ये सब लोकसभा में ही रखे जाते हैं। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं पर एक भी पारित नहीं हुआ है। 1979 में मोरारजी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो हुई, पर पारित होने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दी। बीपी सिंह, देवगौड़ा व 1998 में वाजपेयी एक मत से विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे, न कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। विधिक उत्तरदायित्व। ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रचलित है, लेकिन भारत में मंत्रियों का कोई विधिक या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ब्रिटेन में राजा जो भी सार्वजनिक कार्य के लिए आदेश जारी करता है उस मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। अगर यह आदेश किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसके लिए मंत्री को उत्तरदायी मानकर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राजा को। इसलिए ब्रिटेन में यह मुहावरा प्रचलित है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता है, गलत होता है तो मंत्री। जबकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ मंत्री के हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि 74(2) के अनुसार मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच भी न्यायालय के क्षेत्र के बाहर है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ये आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। यह उत्तरदायित्व संयुक्त और अविभाज्य है, अर्थात किसी एक मंत्री में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नियम 198(1) के अधीन केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति स्वयं लोकसभा देती है, न कि लोकसभा अध्यक्ष। यदि कोई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे इसकी सूचना अध्यक्ष को देनी होती है। अध्यक्ष सभा की अनुमति के लिए ऐसी सूचना को सदन के सामने रखता है। अध्यक्ष इन सदस्यों से जो प्रस्ताव के पक्ष में हो कहता है वे अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यदि कम से कम 50 सदस्य खड़े हो जाएं तो यह माना जाता है कि लोकसभा ने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे दी है। लोकसभा का नियम 338 एकमात्र सत्र में सार्ववान रूप से समान प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं देता है। एक सत्र में एक ही बार प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो मतलब एक सत्र में, एक सेशन में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में उसे पेश करने की कोई कारण नहीं बताना पड़ता है। यह प्रस्ताव इस रूप में पेश होता है कि यह सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास अव्यक्त कर रही है। जब सदन प्रस्ताव पर बोल चुका हो तो प्रधानमंत्री सरकार पर लगाए गए आरोपों का उत्तर देता है। प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को वाद विवाद का उत्तर देने का अधिकार है। जब प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर सभा का निर्णय जानने के लिए तुरंत सभा के सामने इसे रखता है। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव निंदा प्रस्ताव से बिल्कुल भिन्न है। किसी निंदा प्रस्ताव में वे कारण या आरोप लगाए जाते हैं
जिन पर वह आधारित होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है जिन पर वह आधारित होता है। दूसरा, निंदा प्रस्ताव पेश करने के लिए लोकसभा की अनुमति आवश्यक नहीं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए लोकसभा की अनुमति आवश्यक। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या सामूहिक मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा कार्य संचालन नियम 1998 के अंतर्गत लाया जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई विशिष्ट नियम नहीं। किसी विशिष्ट नियम के अभाव में विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 के अधीन निर्दिष्ट प्रस्ताव जो लोकहित के मामलों पर चर्चा करवाने के लिए है इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। विश्वास प्रस्ताव की भाषा अविश्वास प्रस्ताव की भाषा के एकदम विपरीत होती है। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों का प्रयोजन या उद्देश्य एक ही होता है। तो विश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, भले ही दोनों प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हों, क्योंकि मुख्य रूप से नियम 25 के अधीन सरकारी कार्य के संपादन के लिए नियत दिनों में अन्य कार्यों की तुलना में सरकारी कार्य को प्राथमिकता प्राप्त है। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी द्वारा भारत चीन युद्ध के पश्चात अगस्त 1963 में रखा गया था। पहली दो लोकसभाओं में ऐसा कोई प्रस्ताव गृहीत नहीं किया गया था। सबसे अधिक 15 बार अविश्वास प्रस्तावों का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम रिकॉर्ड है। फिर 75 3 मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जब लोकसभा का अनुच्छेद 85 दो खा के अधीन विघटन नहीं होता तो अनुच्छेद 75 3 पूरी तरह प्रवर्तन में रहता है, अर्थात अनुच्छेद 75 3 केवल तभी लागू होगा जब लोकसभा का विघटन नहीं होता। यह भी ज्ञात रहे कि विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं। अब तक कुल 28 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से कोई भी पारित नहीं हुआ है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके कार्यकाल में एक बार यानी 20 जुलाई 2018 को, दूसरे कार्यकाल में अभी तक एक बार 26 जुलाई 2023 का आ चुका है। मोदी के खिलाफ प्रथम अविश्वास प्रस्ताव तेलुगु देशम पार्टी के केसीनेनी श्रीवास्तव लाए थे। टीडीपी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से असंतुष्ट थी। 26 जुलाई 2023 को आया। अब तक का 28वां अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेसी एमपी गौरव गोगोई ने रखा। इसका कारण मणिपुर हिंसा पर विरोधी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की नाराजगी थी। सबसे अधिक बार 15 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सामने आया था। लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है या सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। लोकसभा स्पीकर अगर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 4 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी है। इस प्रकार 12 विश्वास प्रस्तावों में से केवल 7 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह 9वीं लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। 11वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी ने विश्वास प्रस्ताव पर मत लेने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इसी लोकसभा में प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा भी 11 अप्रैल 1997 को विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। 12वीं लोकसभा में 17 अप्रैल 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक मत के अंतर से विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल की या मंत्रिपरिषद की संरचना। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर बनती है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विभिन्न दर्जों तथा कैबिनेट मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री तथा उप मंत्री के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया है। संविधान में ऐसा नहीं किया गया, ठीक है ना। यह अनौपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रणाली के अनुरूप और प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा वर्गीकरण किया गया। संविधान में ऐसा वर्गीकरण नहीं पाया जाता। भारत के संदर्भ में मंत्रियों के वेतन और भत्ते संबंधी 1952 की धारा 2 के द्वारा मंत्रियों के वर्गीकरण को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लोकसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 तथा राज्यसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की नियमावली 2 के अनुसार मंत्री शब्द का तात्पर्य मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य, जिसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भी शामिल है, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव से है। कैबिनेट मंत्री तो इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों, फॉर एग्जाम्पल गृह, वित्त, रक्षा, रेलवे, कृषि आदि होते हैं। ये मंत्री कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं अर्थात इनकी बैठक में भाग लेते हैं। नीति निर्धारण में यही मंत्री महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं या फिर इन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार
दे दिया जाता। ये कैबिनेट की बैठकों में आमतौर पर हिस्सा नहीं लेते हैं। ये तभी आते हैं जब स्वतंत्र प्रभार वाले इनके मंत्रालय का कोई कार्य हो, अर्थात विशेष आमंत्रण पर ये आते हैं। उप मंत्री तो ये तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री के प्रशासनिक, राजनीतिक या शासकीय कार्यों में सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। इनके पास मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ये कैबिनेट की बैठकों में भी भाग नहीं ले सकते। भारत में द्विस्तरीय मंत्रिपरिषद ने पहली बार मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री में काम किया। भारत में द्विस्तरीय मंत्रिपरिषद ने पहली बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया था। इस मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही शामिल थे। कैबिनेट मंत्रियों में जगजीवन राम का कार्यकाल सबसे अधिक 32 वर्ष का रहा। दल परिवर्तन कानून के आधार पर निहत्था की स्थिति में मंत्री पद त्याग। तो संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन दल परिवर्तन के आधार पर यदि कोई एमपी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के अयोग्य डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जाता है तो वह अयोग्यता की तिथि से उस समय तक मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उस सदन के सदस्य के रूप में उसका नियमित कार्यकाल होता है, अथवा जिस समय तक वह किसी सदन के लिए पुनः निर्वाचित घोषित नहीं होता। आर्टिकल 75(1)(b) यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है और दल परिवर्तन कानून के आधार पर सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराया जाता है तो अयोग्य ठहराए जाने की तिथि से उसे उसका मंत्री पद त्याग करना होगा। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री सचिव। संसदीय सचिव का पद संवैधानिक नहीं होता है, न ही इसे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त है, पर यह मंत्री परिषद के ही भाग हैं और ये अंतिम श्रेणी के हैं। इसके पास कोई विभाग नहीं होता है। ये वरिष्ठ मंत्रियों के साथ संसदीय कार्यों में उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। जहां अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा शपथ राष्ट्रपति द्वारा होती है, वहीं संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। याद रखिएगा, संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है तथा प्रधानमंत्री ही इन्हें शपथ दिलवाता है। वे प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं तथा वे प्रधानमंत्री के बाद उत्तरदायी होते हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं है तथा किसी संसद को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है, तो किसी सांसद को ही इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। संसदीय सचिव का पद लाभ का पद नहीं है। संसदीय सचिव 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित 15% आकार वाली मंत्रिपरिषद वाली शर्त से भी बाहर होते हैं, अर्थात ये 15% में काउंट नहीं होते। संसदीय नियमावली में यह पद 1951 में सृजित किया गया। उस समय 2 संसदीय सचिव बनाए गए थे, सतीश चंद्रा एवं SN मिश्रा। इसके बाद इनकी नियुक्तियां 1984 तक नहीं की गई। 1984 में राजीव गांधी ने कुछ संसदीय सचिव नियुक्त किए थे। ये मंत्रियों के विपरीत किसी भी सदन की बैठक या कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं, न ही ये कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। भारत में द्विस्तरीय मंत्रिपरिषद ने पहली बार मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के होते हुए 14 अगस्त 1977 से 28 जुलाई 1979 तक काम किया, अर्थात इस मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही शामिल किए गए थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो उप प्रधानमंत्री का पद भी संविधान के प्रावधानों में नहीं। यह वास्तविक अर्थ में राजनीतिक मजबूरी का पद है जो कमजोर या गठबंधनात्मक प्रधानमंत्री की मजबूरी को दर्शाता है। उप प्रधानमंत्री आमतौर पर कैबिनेट दर्जे का मंत्री ही होता है तथा किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है। अनुच्छेद 75(4) के तहत की जाने वाली शपथ, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में है, के अनुसार प्रधानमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते समय प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग करता है, जबकि सारे मंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं, न कि उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या उप मंत्री शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार उप प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का हिस्सा तो होता है, पर वह शपथ एक मंत्री के रूप में ही लेता है। 1989 में VP सिंह मंत्रिपरिषद की शपथ में राष्ट्रपति वेंकटरमन के टोकने के बावजूद चौधरी देवी सिंह ने उप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया, जिसे फिर न्यायालय में चुनौती दी गई थी। KS शर्मा बनाम देवीलाल एवं अन्य। तो 1990 उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया कि केवल मौखिक शपथ में ही उप प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग हुआ है। तृतीय अनुसूची में उल्लेखित प्रारूप के तहत ही शपथ ली गई। अब तक 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे नेहरू की मंत्रिपरिषद में। कार्यकाल इनका अक्टूबर 1947 से दिसंबर 1950 तक रहा। 1967-68 तक मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी मंत्रिपरिषद में उप प्रधानमंत्री थे। मार्च 1967 से जुलाई 1969। 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाली सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री थे। कौन कौन से? चौधरी चरण सिंह व जगजीवन राम।
चरण सिंह ये 24 जनवरी 1979 से 16 जुलाई 1979 तक, जगजीवन राम 24 जनवरी 1979 से 24 जुलाई 1979 तक। 1979-80 में जब चौधरी चरण सिंह की गठबंधन सरकार बनी तब यशवंत राव चौहान उप प्रधानमंत्री थे जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक। फिर 1989 से 91 तक चौधरी देवीलाल वीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार यानी दोनों सरकारों में उप प्रधानमंत्री बने। प्रथम बार दिसंबर 1989 से अगस्त 1990 तक और दूसरी बार नवंबर 1990 से जून 1991 तक। 2002 से 2004 तक लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, जून 2002 से मई 2004 तक। इस प्रकार सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवी लाल सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यह पद राजनीतिक निरंतरता के लिए नहीं, अर्थात प्रधानमंत्री के पद की आकस्मिक रिक्ति पर उप प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं करता, जैसा कि उपराष्ट्रपति कर लेता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये बेसिकली राजनीतिक मजबूरी के कारण ये पद सृजन किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आमतौर पर मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व मंत्रिमंडल कैबिनेट को पर्याय मान लिया जाता है, पर दोनों में अंतर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है, ना कि मंत्रिमंडल का। मूल संविधान में तो मंत्रिमंडल शब्द ही नहीं था, कैबिनेट शब्द ही नहीं था। इसे बाद में 84वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के लिखित परामर्श पर ही करेगा। 352 में मंत्रिमंडल की परिभाषा दी गई। प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद, जिन्हें अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त किया गया। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में क्या अंतर है देखते हैं। मंत्रिपरिषद संविधान में मूलतः इसी का ही वर्णन है, अनुच्छेद 74, 75 और 78 में। इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया, वो भी 1978 में। यह भी 1978 से संवैधानिक निकाय है, यानी कि संविधान में इसका वर्णन कर दिया गया है 84वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 70 से 75 मंत्री होते हैं। यह इसी का लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। फिर जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। हालांकि यह बंटवारा संवैधानिक नहीं है, प्रतिविधिक है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सैद्धांतिक और संवैधानिक रूप से समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद को सौंपी गई हैं, पर यह कागजी निकाय है। व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, जो इन शक्तियों का प्रयोग है ये कैबिनेट करता है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिमंडल निर्णय करता है, मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है, वो निगरानी करता है। यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करती है। अब किचन कैबिनेट या आंतरिक कैबिनेट तो अमेरिकन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ज्यादा लोकप्रिय है। इसे आंतरिक कैबिनेट भी कहा जाता है। यह निर्णय लेने वाला छोटा सा निकाय होता है। यह भारत में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर इसमें आवश्यक नहीं है कि इसमें कैबिनेट मंत्री ही रहे, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री के पारिवारिक लोग या मित्रगण भी शामिल हो सकते हैं। इसका फायदा यह है कि लघु निकाय होने के कारण इसमें निर्णय त्वरित हो सकते हैं तथा गोपनीयता बनाए रखना आसान होता है। और कमी यह है कि यह कैबिनेट का महत्व कम कर देता है। इस प्रकार किचन कैबिनेट घेरे के अंदर का घेरा इंदिरा गांधी के जमाने में अत्यंत शक्तिशाली था। शैडो कैबिनेट संगठन की संसदीय परंपरा की विशेषता है। यह विरोधी दल के लोगों से बनी भावी कैबिनेट होती है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन किया गया। अटॉर्नी जनरल पेशे से अधिवक्ता यानी वकील होता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। महान्यायवादी सभी भारतीय न्यायालयों में भारतीय सरकार के मामलों का अधिवक्ता होता है, अर्थात इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकता है, अर्थात इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यह यद्यपि संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 76(4) के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, परंतु विधि अधिकारी सेवा शर्त अधिनियम 1987 के नियम 3 के तहत
वह अन्य विधि अधिकारियों की तरह समानतः 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। वह पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य है, उसको उसका पारिश्रमिक प्राप्त होता है तथा जो उसे राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कुल मिला के राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों की अलग-अलग बैठकें, संयुक्त बैठक, संसदीय समितियों की बैठक में भाग ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार महान्यायवादी एक ऐसा पद है जो सदस्य नहीं होते हुए भी संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी जब संसद के सदन में उपस्थित होता है तो वह सरकारी पक्ष की बेंचों पर बैठता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का दूसरा बड़ा विधिक सलाहकार माना जाता है। भारतीय संविधान में केवल अटॉर्नी जनरल का ही उल्लेख है, सॉलिसिटर जनरल का नहीं। सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक पद नहीं। महान्यायवादी के तुल्य राज्यों में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल होता है, अनुच्छेद 165 के तहत। एम.सी. शीतल वार्ड भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे तथा वर्तमान में आर वेंकटरमणी हैं। महान्यायवादी नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति के लिए कानून में कोई आयु सीमा नहीं रखी गई। अब तक कई ऐसे अवसर आए हैं कि महान्यायवादी ने लोकसभा की कार्यवाही में भाग लिया, किंतु अभी तक एक बार भी राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर नहीं मिला है। फिर भारत शासन अधिनियम 1965 की धारा 16 में भारत सरकार के एडवोकेट जनरल का प्रावधान था। संविधान में महान्यायवादी का उपबंध उसी तर्ज पर किया गया। भारत में महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है, पर ब्रिटेन में यह संसद का सदस्य या मंत्री होता है, वहाँ वही पद नाम अटॉर्नी जनरल का कहलाता है। इंग्लैंड में अटॉर्नी जनरल सम्राट का मुख्य विधिक अधिकारी होता है। इस पद पर नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है, अतः सरकार के बदलते ही नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सरकार के एडवोकेट जनरल का प्रावधान था। संविधान में अटॉर्नी जनरल का पद उसी तर्ज पर लिया गया है। फिर एम.सी. शीतल वार्ड देश के प्रथम महान्यायवादी थे, वर्तमान में आर वेंकटरमण है। महान्यायवादी के कर्तव्य आर्टिकल 76(2) के अनुसार वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्धारित करे या सौंपे। उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उनको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। यह सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाने वाले मुकदमों में भारत सरकार के पक्ष से वकालत करता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा मंत्रिमंडल व प्रधानमंत्री का चैप्टर खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसमें आप दोस्तों सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं चैनल का, अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा आपको अच्छे वीडियो मिले। इसके साथ ही साथ आप थैंक्स बटन का भी उपयोग कर सकते हैं चैनल को ग्रो करने में मदद करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।